दोस्तों तारीख थी 1 मई, साल था 1960 और जगह थी उस वक्त का यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन। ये कोल्ड वॉर का वक्त था। यूएसएसआर और अमेरिका खुद को एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर साबित करने में लगे थे। इसी दौरान अमेरिका सोवियत यूनियन के परमाणु ठिकानों की जासूसी करने के लिए U-2 नाम का एक स्पाई प्लेन सोवियत संघ में भेजता है। उस वक्त ये प्लेन धरती से 70,000 फीट यानी 21 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता था। अमेरिका को पूरा भरोसा था कि इतनी ऊंचाई पर कोई रडार उसे पकड़ नहीं पाएगा, न ही इतनी हाइट पर कोई मिसाइल उसे गिरा पाएगी। लेकिन सोवियत संघ किसी मामले में कम थोड़ी ना था। इतनी ऊंचाई पर उड़ने के बावजूद सोवियत संघ के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम ने उसे डिटेक्ट कर लिया और उस पर SA-2 सैम मिसाइल दाग दी। एयरक्राफ्ट पर मिसाइल अटैक होते ही U-2 के पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स ने पैराशूट के साथ उससे छलांग लगा दी। सोवियत आर्मी ने पावर्स को जिंदा पकड़ लिया। मामला सामने आया तो अमेरिका ने झूठ बोल दिया कि यह तो मौसम की जानकारी लेने वाला वैज्ञानिक विमान था, मगर यूएसएसआर ने एयरक्राफ्ट का मलबा दिखाकर और पायलट को दुनिया के सामने पेश करके पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को नंगा कर दिया। अमेरिका को अपने जिस U-2 विमान पर इतना भरोसा था, यूएसएसआर ने उसकी सारी हवा निकाल दी। पूरी दुनिया में अमेरिका की बेइज्जती हो गई, मगर अमेरिकन भी हार मानने वाले थे नहीं। यही वो टाइम था जब अमेरिका ने रियलाइज किया कि अगर उसे खुद को मिलिट्री सुपर पावर बनाना है तो उसे एक ऐसा एयरक्राफ्ट डेवलप करना होगा जो कि दुनिया के किसी रडार की पकड़ में ना आए। यही सोचकर उसने सबसे पहले SR-71 ब्लैकबर्ड डेवलप किया, जो कि हाई स्पीड रिकॉन प्लेन था। फिर उसने F-117 नाइटहॉक स्टेल्थ फाइटर प्लेन बनाया और आखिरकार जो प्लेन बनकर सामने आया उसका नाम था B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। जी हाँ, वही B-2 स्टेल्थ बॉम्बर जिसके एक विमान की कीमत $2.1 बिलियन है। जी हाँ, एक बॉम्बर 17,000 करोड़ का है, लेकिन इस बॉम्बर को दुनिया के किसी देश को वो नहीं बेचता। रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग की वजह से ये दुनिया के किसी रडार की पकड़ में नहीं आता। ये एक बार में 18,000 किलो से भारी बम ले जा सकता है। ये इतना महंगा है कि अमेरिका ने भी ऐसे सिर्फ 20-22 बॉम्बर ही बनाए हैं। इसे अमेरिका की नॉर्थरॉप ग्रमन कंपनी ने बोइंग के साथ मिलकर बनाया था। इसे 2011 में अमेरिकी फौज में शामिल कर लिया गया। ये 50,000 फीट से भी टारगेट को पिन पॉइंट हिट कर सकता है। एक बार में 18,000 किलोमीटर का ये सफर तय कर सकता है। और दुनिया के सबसे ताकतवर इसी B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने 22 जून की सुबह 4:30 बजे ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इन साइट्स पर 30,000 पाउंड वजन के क्लस्टर बॉम्ब्स गिराकर उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जिन 3 ठिकानों पर ये बम गिराए गए हैं उनमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। इन 3 में भी सबसे बड़ा हमला फोर्डो पे किया गया। नतांज के बाद फोर्डो में ईरान का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट था। यह प्लांट एक पहाड़ी के नीचे 295 फीट की गहराई में था। यही वजह थी कि इजरायली मिसाइल्स ने नतांज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स पर तो हमले कर दिए थे, लेकिन फोर्डो के प्लांट पर वो चाहकर भी हमला नहीं कर सकते थे। सारी दुनिया को पता था कि यह काम अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर में ही GBU-57 MOP जैसे ताकतवर क्लस्टर बॉम्ब्स लगाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि एक GBU-57 क्लस्टर बॉम्ब का वजन 13,600 किलो होता है। इतना बड़ा बम B-2 बॉम्बर के अलावा और किसी फाइटर जेट में फिट नहीं हो सकता। इसीलिए इजराइल भी लगातार अमेरिका से बोल रहा था कि वो आगे आकर ये काम करे। उधर अमेरिका ने भी बड़ी चालाकी से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले तो अमेरिका ने यह बोलकर सबको उलझा दिया कि अभी हम 2 हफ्ते तक इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। फिर उसने नॉर्थ कोरिया के पास अपने एयरफोर्स बेस पर कुछ एक्टिविटी की, जिससे कुछ लोगों को लगा कि अमेरिकी बॉम्बर यहां से उड़ान भरेंगे। फिर लोगों को लगा कि शायद वो भारत के साउथ में हिंद महासागर में स्थित डियागो गार्सिया एयरबेस से अमेरिकी बॉम्बर आएंगे, लेकिन अमेरिका ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। B-2 बॉम्बर्स ने ये उड़ान सीधे अमेरिका के मिसूरी एयरबेस से भरी। मिसूरी से ईरान तक आने में इन बॉम्बर्स को लगभग आधी दुनिया कवर करनी पड़ी। खबर है कि कई घंटों की उड़ान के चलते हवा में ही इसमें फ्यूल भरा गया। इजराइल ने वैसे ही कई दिनों के हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया था। वो दावा कर रहा था कि ईरान के एयर स्पेस पर अब हमारा कब्जा है। बस फिर क्या था, 22 जून की सुबह ये बॉम्बर्स सिर्फ कुछ ही मिनटों में नतांज, फोर्डो और इस्फहान पर क्लस्टर बॉम्ब्स गिराकर चले जाते हैं। आपको बता दें कि जो GBU-57 क्लस्टर बॉम्ब्स इन साइट्स पर गिराए गए हैं उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब के अलावा दुनिया का सबसे ताकतवर बम माना जाता है। ये अर्थ पेनिट्रेटिंग बॉम्ब है, यानी ये धरती का सीना चीर कर उसके नीचे कई 100 फीट तक टारगेट को हिट कर सकता है। अमेरिका ने इसे खासतौर पर बनाया ही इसलिए था कि ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट किया जा सके।
इस एक क्लस्टर बॉम्ब का वजन 13,600 किलो है, लेंथ 21 फीट और ये 60 मीटर तक मोटी कंक्रीट में घुस सकता है। ये इतना हैवी होता है कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के अलावा इसे किसी और एयरक्राफ्ट से गिराया ही नहीं जा सकता। अमेरिका ने फोर्दो की साइट को बर्बाद करने के लिए इन्हीं बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। ट्रंप ने तो अपने स्टेटमेंट में ये क्लेम किया कि हमने इस साइट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, मगर ईरान का कहना है कि हमले तो हुए हैं मगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई लीकेज नहीं हुआ है। यह भी क्लेम किया जा रहा है कि ईरान को पहले ही पता था कि अमेरिका यहां हमला कर सकता है, इसीलिए उसने तमाम जरूरी चीजों को यहां से पहले ही मूव कर दिया था। फोर्दो के अलावा नतान्स और तीसरी साइट पर यूएस ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। ये इतनी नीचे उड़ती है कि दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती। कुल मिलाकर अमेरिका के इस सरप्राइज अटैक ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका का कहना है कि हमने इस हमले से अपने टारगेट अचीव कर लिए। ईरान की भलाई इसी में है कि इसके जवाब में वो कोई और हमला न करे, लेकिन ईरान मानने वाला कहां था। ईरान ने इस हमले के फौरन बाद इजराइल के 14 शहरों पर अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल से हमला कर दिया। इन हमलों में तकरीबन 100 इजरायली जख्मी हुए हैं, कई इमारतें तबाह हो गई हैं। ईरान का सरकारी टीवी ये दावा कर रहा है कि ये वॉर शुरू तो अमेरिका ने की है, लेकिन इसे खत्म ईरान करेगा। मगर सवाल ये है कि ईरान कर क्या सकता है। इससे पहले कि इस सवाल के जवाब को ढूंढें, कई सारे ऐसे सवाल हमने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में देश के सबसे बड़े क्राइम जर्नलिस्ट में से एक शम्स ताहिर खान से पूछे हैं कि उन सवालों का जवाब सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। जी हाँ, क्राइम हो या क्रिमिनल्स हो, इतने सालों से उनकी कहानियों को वो कवर कर रहे हैं कि आपको क्या बताऊं। इस पॉडकास्ट का ये सेकंड पार्ट है, सेकंड एपिसोड है। पहले एपिसोड को आपने बहुत पसंद किया, थैंक यू वेरी मच। इस एपिसोड को भी मिस मत करना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है या पिन कमेंट में भी लिंक दिया, जाकर इसे जरूर देखना। हमारे TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर यह पॉडकास्ट लाइव है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सवाल यह है कि अमेरिका के इस हमले के जवाब में ईरान आखिर करेगा क्या। ईरान के पास सबसे पहला ऑप्शन यह है कि वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन एयरबेस को निशाना बनाए, लेकिन अमेरिका ने पहले ही बहरीन और कतर से अपने एयरक्राफ्ट हटा लिए। दूसरा, ऐसा करने में रिस्क ये है कि ईरान इजराइल से तो अच्छे से डील कर रहा है, कुछ मामलों में उस पर भारी भी पड़ रहा है, लेकिन उसने अगर अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो अमेरिका को सीधे इस वॉर में उतर जाने का मौका मिल जाएगा और वो ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात, इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर सकता है। आपको बता दें कि ईरान की समुद्री सीमा में मौजूद ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड होता है। अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। अभी पर बैरल तेल $77 के आसपास है, लेकिन अगर ईरान ने इस रूट को ब्लॉक किया तो तेल की कीमतें $125 तक जा सकती हैं। लेकिन इसमें भी एक झोल है, ये कि इस रूट के जरिए अमेरिका का ट्रेड बहुत कम होता है। भारत तक आने वाला 40% ऑयल और 50% नेचुरल गैस इसी रूट से आता है, मतलब इसका सबसे बुरा असर भारत पर पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अमेरिका ने भी धमकी दी कि अगर ईरान ने इस रूट को ब्लॉक किया तो भी इसे युद्ध की घोषणा माना जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ईरान जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं उठाएगा। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे अमेरिका को बहाना मिल जाए कि अमेरिका भी इस वॉर में कूद जाए। ईरान की नेवी भी बहुत स्ट्रांग है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान अपने नेवल ऑप्शंस को भी तलाश रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने जिस परमाणु अप्रसार संधि पर पहले साइन किए थे, उसने अब खुद को उससे अलग कर लिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस सारे माहौल के बीच पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। अमेरिका ने जैसे ही ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने इस हमले की कड़ी निंदा की, कहा कि अमेरिका का यह अटैक ईरान की सॉवरेनिटी पर हमला है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान की इस आलोचना को भाव नहीं दे रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहले ये बताएं कि जब वो ट्रंप से मिले थे तब उनकी क्या बात हुई थी। जहां तक कहा जा रहा है कि चंद डॉलर के लालच में पाकिस्तान ने अपने ही मुस्लिम पड़ोसी मुल्क ईरान की हिफाजत का सौदा कर दिया है। पाकिस्तान ने अपने आर्मी बेस अमेरिका के हवाले कर दिए हैं। लोग यहां तक पूछ रहे हैं कि जो पाकिस्तान सरकार 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की डिमांड कर रही थी, वही पाकिस्तान की सरकार आज किस मुंह से अमेरिका के अटैक की आलोचना कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस देश का राष्ट्रपति तुम्हें 2 दिन पहले शांति का मसीहा लग रहा था, वही शांति का मसीहा आज दूसरे देश में जाकर बम गिरा रहा है। दुनिया एक बार फिर इसे पाकिस्तान का डबल गेम मान रही है। एक तरफ पाकिस्तान खुद को उमा के साथ दिखाना चाहता है और दूसरी तरफ वो डॉलर के लालच में अपनी और अपने खानदान की इज्जत अमेरिका के सामने नीलाम करने के लिए भी राजी है। खबरें तो यहां तक है दोस्तों कि जिस क्रिप्टो कंपनी में ट्रंप का पैसा लगा है, वो कंपनी पाकिस्तान आकर अपना ऑफिस खोलने वाली है। ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान साउथ एशिया में क्रिप्टो करेंसी की राजधानी बन जाए। अब समझ आया दोस्तों कि क्यों ट्रंप लगातार मुनीर को बोटियां डाल रहा है और पाकिस्तान का ये फेल्ड मार्शल
क्यों उसके आगे दुम हिला रहा है? अब समझ में आया। मगर ईरान ने भी 2 दिन पहले बिना पाकिस्तान का नाम लिए धमकी दे दी है कि अगर किसी देश ने इस लड़ाई में इजराइल या अमेरिका का साथ दिया तो वो देश भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अगर आप मुझसे पूछें तो दोस्तों, ट्रंप ने पाकिस्तान को बुरी तरह फंसा दिया है। पाकिस्तान का साल 2 साल में वही हश्र होने वाला है जो 2001 में 9/11 के हमले के बाद हुआ था। तब भी अमेरिकन डॉलर्स के लालच में वो अपने ही अफगान भाइयों के खिलाफ हो गया था। जिस तालिबान और अलकायदा को वो अपना बताता था, उन्हीं को मारने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिकन फौज को अपने देश में अड्डे दे दिए। उस सब का हश्र ये हुआ कि अमेरिका के अफगानिस्तान से जाते ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ हो गया और खैबर पख्तूनख्वा में आज पाकिस्तान की फौज टीटीपी से निपट नहीं पा रही है। कुछ वैसा ही पाकिस्तान के साथ अब ईरान के केस में भी होने वाला है। पहली बात तो ये कि ईरान कोई अफगानिस्तान या पैलेस्टीन जैसा चुन्नू मुन्नू देश नहीं है दोस्तों। आज नहीं तो कल ये वॉर खत्म हो जाएगी, लेकिन ईरानी हुकूमत कभी नहीं भूलेगी कि पाकिस्तान ने उनके साथ किया क्या है। अब सोचिए तब पाकिस्तान का क्या होगा। उसके ईस्टर्न बॉर्डर पर भारत है जिससे उसके रिश्ते अच्छे नहीं है। अब उसके वेस्टर्न बॉर्डर पर तालिबान है। ऐसे में ईरान से भी पाकिस्तान ने अपने रिश्ते खराब कर लिए। तो भैया अपने लालच की वजह से पाकिस्तान चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गया है। लेकिन 2 कौड़ी का ये लालची देश पाकिस्तान अभी ये सब समझ नहीं पा रहा है। ट्रंप आज हैं, 2-3 साल में नहीं रहेंगे, तब कोई और अमेरिकन राष्ट्रपति आएगा, फिर पाकिस्तान कहां जाएगा? जो भी हो, इस वक्त सिचुएशन बहुत ही सीरियस हो चुकी है। सारी दुनिया की निगाहें अब भी रशिया और चाइना पर टिकी हैं। रशिया और चाइना ने अमेरिकन हमले को क्रिटिसाइज तो किया है, लेकिन कोई भी खुलकर अभी ईरान के साथ आया नहीं है। सवाल ये कि अगर रशिया या चाइना में से एक भी देश उसी तरह ईरान की मदद करने लगा जैसे अमेरिका और यूरोप रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो आप मानकर चलिए कि बहुत ज्यादा रायता फैलेगा। इसका आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि हमास, जिसके पास कुछ 100 लड़ाके हैं, जो अपने आप में किसी देश की आर्मी का हिस्सा भी नहीं है, जब 2-2.5 साल बाद इजराइल उसे भी पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया, तो ईरान को तो कुछ दिनों की लड़ाई में वो कैसे हरा पाएगा बताओ? ईरान की आबादी 8.5 करोड़ है। वो तेल बेचने वाले देशों की लिस्ट में 4थे नंबर पर है। उसके पास नेचुरल गैस का सबसे बड़ा रिजर्व है। मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि अमेरिका ईरान को कुछ दिनों में हरा देगा, तो ऐसा सोचना बहुत बड़ी भूल होगी। बाकी दोस्तों, आप बताइए कमेंट करके, क्या लगता है ईरान और इजराइल की लड़ाई में अभी कौन भारी पड़ रहा है? और आपको लगता है ईरान को पाकिस्तान को पेल देना चाहिए? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने उसके साथ धोखेबाजी की है। जो भी आपको लगे कमेंट करके बताना। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का, जो कि इस पॉडकास्ट सीरीज का पार्ट 2 यानी एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। शम्स ताहिर खान, जो देश के सबसे बड़े क्राइम जर्नलिस्ट में से एक हैं, उनके साथ अलग अलग केसेस, अलग अलग क्रिमिनल्स पे बहुत सारी बातें हुई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्राइम पर ऐसा पॉडकास्ट आपने नहीं देखा होगा, उसे भी जरूर देखिए और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।